Welcome friend, today in this lecture, that is the lecture number 13 of the signal and system series, we will discuss first topic, that is the classification of discrete time system, and then we will move for interconnection of LTI system, then correlation, then frequency analysis, and then we will move for the discrete time, Fourier series and Fourier transform of discrete time. We will only discuss about the discrete टाइम सिस्टम एंड सिग्नल के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेक्चर 13 हमारा बेसिकली किस पे फोकस रहेगा, क्लासिफिकेशन। और हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो भी हमारा टाइम डोमेन से रिलेटेड कंसेप्ट है उसको हम लोग सिंपली उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्या होगा, वो सेम एज आपका क्या होगा, टाइम डोमेन के जैसा ही होगा। और जो भी हमारा ये फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसको हम लोग लिंक करेंगे विथ कंटिन्यूस टाइम डोमेन से। ओके, तो ये क्या है, हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक। क्या हमारा फर्स्ट टॉपिक ए पार्ट, दैट इज योर क्लासिफिकेशन of discrete time system, जिसको हम लोग DTS से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, DTS और इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या है देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स आर, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आप एक इनपुट दे रहे हैं किसी एक सिस्टम में जो कि आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, और आउटपुट जो है हमारा डिस्क्रीट आउटपुट है, दैट इज y1, और इनपुट जो हमारा डिस्क्रीट टाइम इनपुट है, दैट इज x ऑफ n, y ऑफ n एंड x ऑफ n इनपुट है। और DTS क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। इसका भी कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन हो सकते हैं या फिर इसका कुछ इम्पल्स फंक्शन हो सकता है, इम्पल्स रेस्पॉन्स हो सकते हैं। डिस्क्रीट टाइम इम्पल्स रेस्पॉन्स बोलेंगे, जिसको h ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको तो पता ही है ट्रांसफ़र फंक्शन किसके एप्लीकेबल है, LTI सिस्टम के लिए, है ना। LTI सिस्टम के लिए क्या था, इम्पल्स रेस्पॉन्स था, और ये ट्रांसफ़र रेस्पॉन्स था, है ना। ठीक है, h के टर्म में होता है कैपिटल। ठीक है, तो नाउ व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, फटाफट देख लेते हैं ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसमें आपका स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम। स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, which one is, it is the same as in case of the continuous time system. क्या था, what is definition in that also, static only depends on the present। जो static क्या होगा, only depend on present वैल्यू पे जो भी डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक। फॉर एग्जांपल x ऑफ n-1, x ऑफ n-1 क्या हो गया, ये n का ये जो x है ये किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए n इक्वल टू 1 दिए तो ये 0 पे डिपेंड करेगा, दैट इज इट इज ऑफ पास्ट, सो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक like in a continuous time signals. Okay, now next we will not discuss this one, so that means that we need to focus on the continuous time signal में जो भी आपने डिस्कस किया अबाउट स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम वही यहाँ पर अप्लाई करना, बस सिंपली n का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्या है, कॉजल एंड नॉन कॉजल डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये क्या है, कॉजल है। कॉजल का मतलब क्या होता है, कॉजल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, है ना। लेकिन ये भी सेम एज क्या होगा, ये भी आपको सेम एज जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। कॉजल का मतलब ये हो गया नॉट डिपेंड ऑन फ्यूचर वैल्यू पे जो डिपेंड नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे, कॉजल। फॉर एग्जांपल h ऑफ 2n, देखिए n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ 2 हो जाएगा। सो
हमको तो 1 ही चाहिए था जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ क्या है 2, सो दिस इज़ नॉट अ कॉजल, इट इज़ अ नॉन कॉजल। समझ में आया? इस तरह से आप ये कर सकते हो जैसे हम लोग ने टाइम सीरीज में किया था, ठीक है, कॉजल एंड नॉन कॉजल। और एक कंडीशन यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट कंडीशन देखेंगे, है ना, क्या है, एन एल टी आई सिस्टम, एक नोट बोल सकते हैं, है ना, एन एल टी आई सिस्टम, एन एल टी आई सिस्टम, एल टी आई सिस्टम का मतलब क्या हो गया, लीनियर भी है और टाइम इन्वेरिएंट है, दोनों होना चाहिए, ठीक है। एन एल टी आई सिस्टम इज causal if and only if its impulse response क्या होगा, only defined for LTI system, transfer function only for LTI system, okay, in Laplace domain में, ठीक है, क्या है, and if and only if its impulse response is 0 for negative value of n, मीन्स क्या हो गया, h ऑफ n इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 फॉर n इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर एल टी आई कॉजल सिस्टम, एल टी आई भी होगा एंड कॉजल सिस्टम होगा, कब, जब उसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो 0 होना चाहिए अगर n आपका निगेटिव है। समझ में आया? तो दिस इज अबाउट योर एल टी आई सिस्टम टू बी कॉजल। तो मान लीजिए एक रिस्पॉन्स है आपका, रिस्पॉन्स क्या होता है, आउटपुट वाई एन क्या होगा, कन्वोल्यूशन ऑफ एच ऑफ एन कन्वोल्यूशन विथ एक्स ऑफ एन, यही होता है हमारा, है ना। और कन्वोल्यूशन क्या होता है, समेशन होता है, वाई ऑफ एन क्या, आउटपुट, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये इनपुट। तो ये क्या होगा, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ के एंड एक्स ऑफ एन माइनस के होगा सिंपली, है ना। एंड दिस कैन आल्सो बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं बताइए, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 तक जाएंगे, क्या होगा ये, एच ऑफ के एंड एक्स ऑफ एन माइनस के होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्प्लिटिंग कर रहे हैं, पार्ट्स वाइज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, है ना, एक्स ऑफ के एंड एक्स ऑफ एन माइनस के, ओके। सो दिस कैन आल्सो बी रिटेन एज, क्या लिख सकते हैं, इसको अब ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एच ऑफ -2 इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू पुट करना है, -2 एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए के का वैल्यू आप यहाँ क्या पुट कर रहे हो, -2 पुट कर रहे हो, तो क्या होगा -2 और यहाँ पर -2 मीन्स n+2 होगा, है ना। देन एच ऑफ -1 एक्स ऑफ n+1, ओके। एंड सिमिलरली एच इक्वल टू अब 0 आएगा तो ये एक्स ऑफ एन होगा, प्लस क्या होगा बताइए, नेक्स्ट एच ऑफ 1 एक्स ऑफ n-1 प्लस डॉट 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 डॉट, ओके। तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ये आपका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, है ना, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू एंड दिस फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स दिस विल बी योर पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड ऑन पास्ट इनपुट, क्योंकि एच ऑफ n-1 है ना, पास्ट इनपुट हो गया। और ये वाला जो सीरीज है यहाँ से यहाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन फ्यूचर इनपुट, है ना, फ्यूचर इनपुट। सो देयरफॉर कॉजल होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉट ऑन फ्यूचर। कॉजल का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर वाई ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सिंपली h0 एक्स ऑफ एन प्लस h ऑफ 1 एक्स ऑफ n-1 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। दैट मीन्स दैट, और इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, देयरफॉर इसको क्या लिख सकते हैं, y ऑफ n इक्वल टू
समेशन k इक्वल टू 0 टू k इक्वल टू 0 टू n, okay, x of k h of n minus k, and this can also be written as vice versa, means k इक्वल टू 0 टू n, ये वाला और ये वाला इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, h ऑफ k इंटू एक्स ऑफ n माइनस k। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉजल और LTI सिस्टम, कॉजल LTI सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है। एंड फॉर दिस कॉजल एंड LTI सिस्टम योर h of n must be equal to 0 for n should be less than 0. So this is your conditions. Okay, समझ में आया? अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो काइंडली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन मेल टू अस। ओके, समझ में आया ये? ठीक है। सो दिस इज़ योर डेरिवेशन फॉर द कॉजल सिस्टम। टाइम डोमेन में अगर डिस्कस नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूस टाइम में अगर डिस्कस नहीं हुआ कि कैसे करना है, तो आप उसमें सेम प्रोसेस से आप उसमें डिराइव कर सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, वी विल सी। दिस इज योर विच वन, this is first classification, this is second, causal and non-causal, and now we will move for the third classification, that is your linear and non-linear system। linear and non-linear system जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे इन कंटिन्यूस टाइम डोमेन में, दैट फॉर द linearity you must satisfy superposition TION सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सेम एज टाइम डोमेन से ही लिंक कंटिन्यूस टाइम का ही पार्ट है, या फिर सेम टू सेम बोल सकते हैं। सेम डेफिनेशन लिखना है बट विथ रेफरेंस टू डिस्क्रीट टाइम। जो वहाँ पर जो सिग्नल यूज किए थे, मान लीजिए x ऑफ t प्लस 1, तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n प्लस 1, लाइक दिस वन, है ना। तो उसमें सेम सिग्नल, सेम कंसेप्ट है लगभग, है ना। तो आपको सेम अप्लाई करना है, एक पढ़िए और दोनों जगह अप्लाई कीजिए। ठीक है। नंबर 4, और जहाँ जहाँ जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस दोनों में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम, इसके लिए क्या था बताइए। इसके लिए आप एक पॉइंट लिख सकते हो जो कि हम लोग कंटिन्यूस टाइम में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज with time and that will known as your time variant। टाइम वेरिएंट में क्या था, अगर आप टाइम इनपुट में अगर शिफ्ट कर रहे हैं t0 टाइम से, तो आउटपुट में भी वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। मीन्स जो सिस्टम है वो जो है आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो टाइम क्या है, इनवेरिएंट है। सो दिस इज योर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। विच सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ओके, ये सब भी सेम ही है जैसा आपने कंटिन्यूस टाइम में पढ़ा होगा। ठीक है। नंबर 5 क्या है, 5th क्लासिफिकेशन इज टाइम वेरिएंट टाइम इनवेरिएंट, है ना। 5th क्लासिफिकेशन इज स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, ये हो गया। ये किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम है ये, DTS मीन्स डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, नॉट द कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में क्या है, अगर स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो वो कौन सा स्टेबिलिटी होता है, बीवो, मीन्स दोनों में सेम ही है। बीवो मीन्स बाउंडेड इनपुट फॉर बाउंडेड आउटपुट। अगर इनपुट अगर बाउंडेड दे रहे हैं तो आउटपुट भी क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। मीन्स
बाउंडेड आउटपुट फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट। समझ में आया? सो दैट विल बी योर बीबो स्टेबल, बीबो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? बाउंडेड इनपुट फॉर बाउंडेड आउटपुट, ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा वो नहीं लगाना है दिमाग, है ना। और बीबो स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन जो है, जो डिराइव होता है, ठीक है, वो क्या है? तो इम्पोर्टेंट नोट है, क्या है? द नेसेसरी एंड sufficient condition for stability is, क्या है बताइए? जो उसमें था, क्या था? बीबो स्टेबिलिटी की इंटीग्रेशन था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ n मस्ट बी लेस देन इन्फिनाइट से कम होना चाहिए, है ना। और इसको हम लोग एक अदर भी बोलते हैं, ये क्या होना चाहिए? ये आपका समेबल होना चाहिए, है ना। सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर बीबो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मीन्स ये बीबो स्टेबिलिटी का ही बात करते हैं हम लोग। इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होगा? सिंपली हम लोग h ऑफ n को रिप्लेस किए हैं एंड इंटीग्रेशन था उस केस में। यहाँ पर क्या हो गया आपका? यहाँ पर हो गया आपको समेशन। समझ में आया? सो दिस इज योर स्टेबिलिटी मीन्स कौन सा स्टेबिलिटी? बीबो स्टेबिलिटी। ये होता कैसे है उसका डेरिवेशन दिखाते हैं आपको, हाउ वी विल अचीव दिस वन। ओके, सो फॉर वी नो दैट द y ऑफ n, मान लीजिए इसका मॉड निकालना है, मीन्स आउटपुट का मॉड निकालना है ना। तो आउटपुट लिया, मॉड हो गया। आउटपुट में क्या है? ये k का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, h ऑफ k है एंड x ऑफ n माइनस k है, करेक्ट। इसका मॉडुलस वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। सो क्योंकि ये मॉडुलस है तो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ y ऑफ n एंड दिस विल बी लेस देन। क्यों लेस देन? अगर इंडिविजुअल अगर मॉड लगाएंगे तो उससे लेस होगा किसका वैल्यू? y ऑफ n का मॉड का वैल्यू, ठीक है। तो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट, मॉड ऑफ h ऑफ k ब्रैकेट ये मॉड वैल्यू ऑफ x ऑफ n माइनस के। मीन्स जब भी हम लोग इस तरह का काम करेंगे, मीन्स इंडिविजुअल को अगर मॉडुलस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू होगा। अब क्या है? अब हम लोग को इनपुट को बाउंडेड करना है ना। तो लेट इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। लेट द बाउंडेड वैल्यू ऑफ इनपुट, लेट द बाउंडेड वैल्यू ऑफ द इनपुट बी m। मान लीजिए बाउंडेड वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है? m। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाउंडेड वैल्यू ऑफ इनपुट का मीन्स x ऑफ n का बाउंडेड वैल्यू है, तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट द सेम इक्वेशन लेस देन इक्वल टू। अब देखिए इसके लिए इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको हम लोग क्या कर देंगे? m लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसका कुछ वैल्यू है, फिक्स वैल्यू, वो जो है हम उसको समेशन के बाहर ले आएंगे, ठीक है। सिंपल है कि इक्वल टू माइनस प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ k, करेक्ट। ओके, नाउ देयरफॉर फॉर yn to become बाउंडेड, अगर इसको बाउंडेड बनाना है आपको, किसको? y ऑफ n को, तो हम लोग को क्या करना है? ये जो समेशन है k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ k, दिस मस्ट बी क्या होना चाहिए? बाउंडेड। दिस मस्ट बी बाउंडेड। ओके, देयरफॉर फॉर बीबो स्टेबिलिटी समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ h ऑफ k का जो समेशन होगा लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर k को n से रिप्लेस कर देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बीबो स्टेबिलिटी। समझ में आया? सो बीबो स्टेबिलिटी हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फिफ्थ हो गया। नाउ वी विल मूव फॉर द क्लासिफिकेशन नंबर 6।
सिक्स्थ क्लासिफिकेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफरेंट है किससे, कंटिन्यूस टाइम डोमेन से, ये नया है। क्या है ये, FIR एंड IIR सिस्टम्स, ये होते क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर 1 नोट पॉइंट है ना, LTI सिस्टम ये कौन सा, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो LTI सिस्टम किसमें, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड, इसमें इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एंड सेम के एग्ज़ाम में या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है, लेकिन गेट के एग्ज़ाम में इसका कोई लेन देन नहीं है, मीन्स गेट के एग्ज़ाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। गेट के एग्ज़ाम में क्या होगा, डिस्क्रीट में यहाँ से इस लेक्चर से तो बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, नेग्लिजिबल के लगभग, एंड लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो गेट में या ES जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इसमें इस लेक्चर से इग्नोर्ड रहते हैं, ठीक है। लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन जो है इसके पहले का लेक्चर, और ये जो है क्या नाम है इसका, सैम्पलिंग का भी, उसमें सिर्फ सैम्पलिंग का जो कुछ है टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वही आते हैं गेट में, अदरवाइज दैट विल बी योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। दिस लेक्चर विल आल्सो बी फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, ओनली सर्टेन टॉपिक विल come to the gate or the other competitive examination, okay, but jet transfer will definitely come in the your competitive examination, ठीक है। LTI system in discrete time system can be classified according to the type of impulse response, किसके कारण, इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको LTI सिस्टम इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, FIR एंड DIR, समझ में आया। FIR क्या होते हैं, है ना, FIR इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, है ना, फाइनाइट, सिंपल है ये, नाम अगर आपको याद रहेगा ना, नाम नेमिंग मीन्स फुल फॉर्म भी अगर आपको याद है तो भी आप इसका डेफिनेशन इजीली लिख सकते हैं, और डेफिनेशन से ज़्यादा हम लोग पढ़ने वाले नहीं है इसमें, ठीक है। सो FIR क्या, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, मीन्स ऐसा सिस्टम जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा हो, वो फाइनाइट हो। सो इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स of the system is of finite ड्यूरेशन, अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का सिग्नल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देन द सिस्टम इज कॉल्ड FIR सिस्टम, है ना। FIR मीन्स फाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स सिस्टम बोलेंगे, ये किसका है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन का। सो एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, है ना, H(n) मान लीजिए 1 2 3 एंड देन 0, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 किसके लिए, फॉर n इक्वल टू -1, 2 मान लीजिए फॉर n इक्वल टू 1, 3 मान लीजिए फॉर n इक्वल टू 0, 3, है ना, और ये 0 मान लीजिए अदरवाइज। तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए, मीन्स फाइनाइट ड्यूरेशन हो गया। जैसे इसका मतलब कहाँ से कहाँ है, ये 0 पे है, -1 पे है, 0 पे है सिग्नल, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, बस इतना ड्यूरेशन का ही ये सिग्नल है। सो दिस विल बी योर, एंड H(n) क्या है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या हो गया, फाइनाइट ड्यूरेशन के लिए है, इसलिए ये FIR है, समझ में आया, सिंपल है। अब इसी का रिवर्स में हम लोग का है IIR सिस्टम। IR सिस्टम क्या हो गया, इनफाइनाइट, वो फाइनाइट था, ये इनफाइनाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स, मतलब कि इम्पल्स रेस्पॉन्स का ड्यूरेशन क्या होगा यहाँ पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, FIR का क्या है, N
IIR system has an impulse response for इन्फानाइट ड्यूरेशन का हो, क्या हो ड्यूरेशन, इन्फानाइट ड्यूरेशन का हो, तो उसको IR बोलेंगे। तो एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए h ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू UN एक सिग्नल है ना। तो ये क्या होगा, क्यों है ये इन्फानाइट ड्यूरेशन का ये सिग्नल है। कैसे देखते हैं, n इक्वल टू क्या होगा, 0 से 0 टू इन्फानाइट का वैल्यू होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर UN। सो दिस विल बी योर इन्फानाइट इम्पल्स रेस्पॉन्स। सो दिस इज़ योर FIR DI। सो ये हमारा क्लासिफिकेशंस हो गए, सिक्स क्लासिफिकेशन, जिसमें से हम लोग ने कंटिन्यूस टाइम डोमेन में FIR एंड IIR सिस्टम डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया हूँ। ठीक है, ये क्या है, बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो ये दैट इज, अगर आपको इसकी और ज़्यादा पढ़ना है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन का अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है आपको, तो वो आप जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या ECE हो, आप ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में भी पढ़ोगे सेम थिंग्स। ओके, डिस्क्रीट टाइम डोमेन का बेसिक्स। नाउ आप सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या हमारा देखते हैं, बी पार्ट क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ LTI सिस्टम्स। तो LTI सिस्टम्स क्या होता है, LTI सिस्टम्स इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम डोमेन बोलो या सिस्टम बोलो। ठीक है, LTI सिस्टम क्या होता है, जिसको हम लोग दो चीज़ होते हैं, एक तो h ऑफ n होता है, जिसको हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं, करेक्ट, इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं होता है, और इसका आउटपुट जो है y ऑफ n h ऑफ n कन्वोल्यूशन विथ इनपुट x ऑफ n होता है। और LTI है तो ये क्या होगा, लीनियर भी होंगे एंड टाइम इन्वेरिएंट भी होंगे। समझ में आया, सिंपल है LTI सिस्टम। और LTI सिस्टम को कॉजल होने के लिए क्या होना चाहिए, h ऑफ n इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन मीन्स क्या हो गया, सिस्टम अगर है तो उसमें एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट बॉक्स बोला जाए या ब्लॉक बोला जाए, जो कि डिफरेंट एलिमेंट उसमें है, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, कनेक्शन सिंपली है, इंटरकनेक्शन ऑफ LTI सिस्टम इन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये हम लोग शायद कंटिन्यूस में नहीं डिस्कस किए होंगे, तो आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये सेम होगा किसके लिए, ये कंटिन्यूस के लिए भी। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन मीन्स कैसे हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, कितने टाइप के, 2, एक होता है पैरेलल और एक होता है कैस्केड। तो हम लोग पहले देखते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ सिस्टम्स का पैरेलल कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लीजिए लेट देयर बी आर 2 LTI सिस्टम। कितने LTI सिस्टम है, 2, जिसका ट्रांसफर फंक्शन इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, एक का H1n और एक का H2n। और ये कंटिन्यूस टाइम का रहता तो क्या लिखते हैं उसको, H1t एंड H2t, सिंपल है ना, वो कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए LTI। ठीक है, लेकिन अभी डिस्क्रीट का बात करना है तो ये, और दोनों क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड। पैरेलली कनेक्टेड का क्या मतलब हुआ, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड का मतलब हुआ दोनों में सेम इनपुट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका 2 LTI सिस्टम, एक LTI सिस्टम इधर और एक LTI सिस्टम इधर, दोनों LTI सिस्टम क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है ना, जिसमें इनपुट क्या होगा, दोनों में इनपुट जो है सेम जाता है, x ऑफ n। मीन्स एक सिस्टम ये हुआ सिस्टम 1 और ये हो गया आपको सिस्टम 2, LTI सिस्टम है ना, जिसको हम लोग डिफाइन किए H1n और यहाँ पर H2n से। तो देखिए दोनों में इनपुट क्या जा रहा है, xn एंड xn, दोनों का इनपुट क्या है, सेम इनपुट होना चाहिए, तो वो आपका पैरेलल कनेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों का ये हो गया पैरेलल, इनपुट तो सेम हो गया, और आउटपुट में जो है ये दोनों आउटपुट जो है वो आपका एडिशन होता है। आउटपुट क्या होता है, एडिटिव आउटपुट क्या हो जाता है, सम हो जाता है। दोनों का आउटपुट अगर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो सम हो जाएगा ऐसे। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया। ठीक है,
और इसी का हम लोग अगर इक्विवेलेंट बनाते हैं तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर 2 बॉक्स है तो उसको सिंपली हम लोग एक बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स x ऑफ n इनपुट और आउटपुट y ऑफ n। और ये जो एक सिस्टम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको नेमिंग करेंगे h ऑफ n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो फिगर नंबर 1 हो गया ये, है ना, और ये फिगर नंबर b हो गया, ठीक है। इसको a एज्यूम कर लो, a एंड b फिगर। a क्या है आपका, ये क्या है, सिंपली पैरेलली कनेक्शन ऑफ 2 LTI सिस्टम है। और फिगर बी क्या है, इक्विवेलेंट सिस्टम है, इक्विवेलेंट सिस्टम, है ना। इक्विवेलेंट सिस्टम का मतलब कि 2 बॉक्स है, 2 LTI सिस्टम है, उसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है। अब हमारा टारगेट क्या है, जो h ऑफ n है और h1 एंड h2 में क्या रिलेशन है, वो सिंपली क्या होता है, वो सिंपली h1n प्लस h2n होगा, है ना। सो in case of parallelly connection of the two system, अगर h1n and h2n are parallelly connected, that means that उसको हम लोग इंडिविजुअली क्या लिख सकते हैं, h of n लिख सकते हैं, समझिए। h of n को क्या लिख सकते हैं, h1n प्लस h2n। सो दैट इज योर LTI सिस्टम, है ना, पैरेलल कनेक्शन ऑफ LTI सिस्टम। इसके बाद कैस्केड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रॉम फिगर ए से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप डेरिवेशन देख लीजिए, है ना। y1n मीन्स क्या हो गया, y1n ये वाला होगा y1n और ये y2n। y1n क्या होगा, इस सिस्टम का आउटपुट क्या है y1n, इनपुट क्या है xn, है ना। तो y1n क्या होगा, x1n कन्वोल्यूशन विथ h1n, y2n क्या होगा xn इंटू h2n, है ना। उसके बाद yn क्या होगा, दोनों का समेशन होगा। सो y1n क्या लिख सकते हैं, फटाफट बोलिए, x ऑफ n कन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ n, है ना, इक्वेशन नंबर 1, है ना। सिमिलरली y2n लिख सकते हैं, xn सेम इनपुट है और लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स दोनों का अलग अलग है, कंडीशन 2 हो गया, है ना। देयरफॉर yn क्या लिख सकते हैं हम लोग, y1 ऑफ n प्लस y2 ऑफ n हो गया। एंड दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, दोनों को समेशन के करना है कि इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू h1 ऑफ n माइनस के होगा, प्लस सिमिलरली समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू h2 ऑफ n माइनस के होगा, सिंपल, है ना। नाउ अगर मान लीजिए इसका समेशन हम लोग कॉमन ले सकते हैं इजीली, के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और इंटू h1 n माइनस के प्लस h2 n माइनस के, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं मैथमेटिकली इक्वेशन की तरह, है ना। एंड दिस कैन आल्सो बी रिटन एज के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के, एंड ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग h ऑफ n माइनस के लिखेंगे, है ना। क्यों ऐसा लिखे h ऑफ n माइनस के, समझ में ये तो समझ में ये होता है, ठीक है। अब देखिए आउटपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी नो आउटपुट y ऑफ n इज नथिंग बट x ऑफ n इंटू h ऑफ n, है ना। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के होगा, एच ऑफ एन माइनस के। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर कीजिए, आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर किसको करना है, इस इक्वेशन को और को इस इक्वेशन से। तो हम लोग को क्या पता चलता है, एक्स ऑफ के है और ये वाला जो सम है ये एच ऑफ एन माइनस के बराबर है, एच ऑफ एन माइनस के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एच ऑफ एन मीन्स एच ऑफ एन माइनस के को क्या लिखते हैं हम लोग, एन मान लीजिए लिख रहे हैं तो एन माइनस के क्या लिखेंगे, एन सो h1 n प्लस h2 n हो जाएगा, समझ में आया। सो दिस इज योर पैरेलल कनेक्शन, सो इट इज़ वेरी easy, okay। So what we can conclude here, overall impulse response of parallelly connected two LTI system is
is the sum of the individual transfer function, impulse function. Okay, so that is your h of n. और ये कंटिन्यूस टाइम डोमेन में क्या होगा, h ऑफ t इक्वल टू h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t, सिंपल है ना. नाउ इसी में सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ LTI सिस्टम, दैट इज कैस्केड, दैट इज कैस्केड कनेक्शन, cascade connection of two LTI सिस्टम, है ना. अब ये देखते हैं कैस्केड कनेक्शन कैसे करेंगे. तो दो LTI सिस्टम है जिसका H1 एंड H2 है. तो कैस्केड में क्या होता है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाता है, उसको कैस्केड बोलते हैं. एक का आउटपुट, एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम का आउटपुट बन जाता है, लाइक दिस वन. ओके, सो इनपुट इज योर x ऑफ n, है ना. और ये हो गया आपको h1 ऑफ n. ये किसको इनपुट दिया गया है, ये h2 ऑफ n को दिया गया इनपुट. और आउटपुट क्या हो गया, y ऑफ n हो गया. सो दिस इज योर फिगर नंबर ए. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैस्केड कनेक्शन. कैस्केड मीन्स क्या होगा, एक का आउटपुट दूसरे को इनपुट दिया जाता है. पैरेलल में दोनों का इनपुट सेम होगा और आउटपुट जो है वो एडिटिव हो जाता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है. और इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, मीन्स एक बॉक्स होगा, है ना. सिंपली एक ब्लॉक से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. और आउटपुट क्या हो गया, y ऑफ n, और इनपुट क्या हो गया, x ऑफ n हो गया. और ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसको h ऑफ n बोलेंगे, ठीक है. ये फिगर नंबर बी होगा. दिस इज योर इक्विवेलेंट सिस्टम. ये इक्विवेलेंट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है ना. तो कैस्केड कनेक्शन में क्या होगा, जो इक्विवेलेंट या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, दैट इज योर कन्वोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन, कन्वोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन h1n कन्वोलेटेड विथ h2n. तो ये हमारा इक्वेशन होता है किसमें, कैस्केड कनेक्शन में. ये होता कैसे है, तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप y1 ऑफ k मान लीजिए, ठीक है. लेट इट बी y1 ऑफ k. सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम फिगर ए, y1 ऑफ k विल बी इक्वल टू x ऑफ k कन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ k. x k का मतलब क्या है, x, n के बदला हम लोग k रिप्रेजेंट किए, h1 n है तो उसको k से रिप्रेजेंट किए, ओनली फॉर डिफ्रेंशिएटिंग, ठीक है. समेशन, मान लीजिए समेशन जो है हम लोग v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कर रहे हैं. तो ये क्या होगा, x ऑफ v एंड h1 ऑफ k माइनस v, ठीक है. इस तरह से हो जाएगा. यहाँ पर v यूज कर रहे हैं, k यूज कर रहे हैं, ये सब आपको कंफ्यूज नहीं होना. सिंपली ये मैथमेटिकली इक्वेशन है और इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो कहीं भी, ठीक है. तो y ऑफ n क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली ये y1 ऑफ k जो इसका इनपुट है, इनपुट इनटू इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है h2 ऑफ k, ये होगा करेक्ट. एंड ये क्या होगा, ये होता है आपको समेशन. क्या हो जाएगा ये बताइए, y1 ऑफ k क्या है, ये वाला है ना, y1 ऑफ k, इसके साथ कन्वोल्यूशन h2. तो इसको लिख देंगे सिंपली v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ v इंटू h1 ऑफ k माइनस v, ओके. एंड कन्वोल्यूशन विथ h2 ऑफ k, है ना, h2 ऑफ k है, ठीक है. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, है ना. नाउ व्हाट वी कैन राइट y ऑफ n कैन आल्सो बी रिटन एज, अब कन्वोल्यूशन है यहाँ पर, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है. तो k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया. जो फर्स्ट है इसको लिखेंगे, है ना. तो ये क्या है, v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ v इंटू h1 ऑफ k माइनस v, ओके, इंटू h2 ऑफ k है तो n माइनस k हो जाएगा. ये सिंपल है ना, क्योंकि यही है कन्वोल्यूशन का प्रॉपर्टी. अब यहाँ पर लेट एजम्पशन लेंगे, क्या लेंगे, k माइनस v इक्वल टू p का एजम्पशन लेंगे, क्योंकि k माइनस v यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. तो अब यदि इस तरह से लेंगे तो y ऑफ n क्या हो जाएगा हमारा, y ऑफ n विल बी इक्वल टू समेशन ओवर v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना, x ऑफ v हो जाएगा, है ना. एंड समेशन ऑफ v तो है ही,
अब k को क्या लिख सकते हैं, k इक्वल टू पी प्लस भी। सो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि k टेंस टू क्या है, k इज माइनस इन्फिनिटी, तो k टेंस टू इन्फिनिटी मान लीजिए, है ना। तो p टेंस टू क्या होगा, ये भी क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि k आप इन्फिनिटी माइनस भी कीजिएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा, ऑब्वियस है ना। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, और ये क्या होगा, h1 ऑफ p होगा, और h2 ऑफ n माइनस के है, तो n माइनस के क्या हो जाएगा, n माइनस भी माइनस पी। समझ में आया, समझ में आया, n माइनस के है ना, तो k इक्वल टू पी माइनस बी, तो सिंपल है इक्वेशन, है ना। अब यहाँ पर फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। देयरफॉर इट इम्प्लाइज y ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ v इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, करेक्ट, x ऑफ v h ऑफ n माइनस v। So this will be equal to x of v into h of n minus v, और ये क्या है, x of n कन्वोल्यूशन विथ h of n। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर, है ना। ये क्या हो गया, y of n क्या हो जाएगा, सिंपली xn इंटू एच एन, ये हो गया जो फिगर 2 है, फिगर b के लिए, है ना। तो फिगर ए से हमारा ये आया, है ना, और दोनों को क्या करना है, कंपेयर कर देना है। देयरफॉर एच ऑफ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर कीजिए, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h1 ऑफ के, मतलब कि p को हम लोग के से अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना है, h2 ऑफ n माइनस के हो जाएगा। देयरफॉर h1 n कन्वोल्यूशन विथ h2 n। ये सिंपल सा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटरकनेक्शन ऑफ LTI सिस्टम। इसमें दो डिस्कस किए हैं, दैट इज इंटरकनेक्शन में कौन सा, पैरेलल एंड कैस्केड, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट योर interconnection. Now we will move for the next topic, that is we separated in the form of part C. Part C means ये हो जाएगा आपको थर्ड ABC, थर्ड टॉपिक, दैट इज थर्ड टॉपिक क्या हमारा, कोरिलेशन, कोरिलेशन, ओके। किसका कोरिलेशन कर रहे हैं, ऑफ टू सीक्वेंसेस, है ना। कोरिलेशन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोरिलेशन हम लोग कंटिन्यूस टाइम में भी डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि ये डिस्क्रीट का मेन टॉपिक है, और ये डिस्क्रीट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जब पढ़ोगे तो उस टाइम में अच्छे से यूज होगा। तो इस केस में, इस लेक्चर में हम लोग सिंपली बेसिक्स देखेंगे, ताकि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर आए क्वेश्चन, या फिर बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम लोग उस तरह से डिस्कस करेंगे पार्ट सी को, दैट इज कोरिलेशन ऑफ द टू सीक्वेंस, है ना। सो कोरिलेशन होता क्या है ना, कोरिलेशन क्या होता है, ये बेसिकली यूज टू कंपेयर टू सिग्नल्स को हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं, है ना। एंड कोरिलेशन को क्या लिख सकते हैं, इट इज़ अ मेजर, ये होता क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच टू सिग्नल्स आर सिमिलर्स। मीन्स अगर दो सिग्नल है तो उस दोनों में कितना सिमिलरिटी है, कितना मैच करता है, उसकी डिग्री को कौन रिप्रेजेंट करता है, कोरिलेशन। अगर ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा तो कोरिलेशन बोल सकते हैं कि ज़्यादा मैचिंग कर रहा है ना, ज़्यादा ये होगा, है ना। टाइप्स कितने होते हैं कोरिलेशन के, इसके टाइप्स को हम लोग अच्छे से देखेंगे। टाइप्स दो टाइप के, अच्छे से मीन्स हम लोग सिंपली डेफिनेशन लेवल तक ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा इसमें डिस्कस करना कोई यूजफुल नहीं है ना। क्रॉस कोरिलेशन एंड एक है ऑटो
ऑटो कोरिलेशन, क्रॉस एंड द ऑटो कोरिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तो देखते हैं फर्स्ट केस क्या हमारा, क्रॉस कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, ये क्या होता है क्रॉस कोरिलेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करिएगा, द क्रॉस कोरिलेशन, द लिख सकते हैं इसको, डेफिनेशन देखिए कैसे लिख सकते हैं ना। जैसे हम लोग कन्वोल्यूशन में क्या लिखते हैं, कन्वोल्यूशन इज डिफाइंड एज, convolution of two signal is defined as y of n equal to x of n convolution with x to n equal to summation over, इस तरह से डिफाइन होता है सिंपली मैथमेटिकल टर्म में। क्रॉस कोरिलेशन, द क्रॉस कोरिलेशन between a pair मीन्स दो डाटा के साथ, पेयर ऑफ अ सिग्नल्स, कौन सा सिग्नल्स है, x ऑफ n एंड y ऑफ n के बीच में अगर कोरिलेशन निकालना है तो वो कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, कोरिलेशन गामा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेट इट बी, आपको जो मन है, जो मन क्या गामा से ही रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कोरिलेशन एक्स वाई एल, इसका देखिए क्या है रिप्रेजेंटेशन, सिंपली समेशन ओवर n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आप कन्वोल्यूशन से लिंक करते जाइएगा, ठीक है। इसमें y ऑफ n एंड y ऑफ n माइनस एल फॉर वेयर l इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड डॉट 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 डॉट, है ना। सो दिस इज योर कोरिलेशन इक्वेशन, कौन सा कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन। तो वेयर L क्या है हमारा, L इंडेक्स, L क्या है, L इंडेक्स इज दी शिफ्ट, इज दी क्या है, ये शिफ्ट बोलो या फिर लैग बोल सकते हैं, शिफ्ट पैरामीटर, ये कौन सा पैरामीटर है, इट इज अ शिफ्ट पैरामीटर है सिंपली। और यहाँ पर एक्स वाई लिखे हैं, तो एक्स वाई का क्या मतलब है, सब्सक्रिप्ट एक्स वाई, इसका क्या मतलब है, इंडिकेट्स दैट रेफरेंस सिग्नल कौन सा होगा, रेफरेंस हमारा x है और इसके रिस्पेक्ट में हम लोग y का कोरिलेशन शिफ्ट कोरिलेशन निकालना है। तो जो रेफरेंस है x है तो इसको शिफ्ट नहीं करना है, जिसको y है, y रेफरेंस नहीं है तो इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे बाय हाउ मच, बाय l, बाय हाउ मच, बाय l यूनिट, है ना, बाय l यूनिट, जो कि यहाँ पर देखिए y ऑफ n माइनस एल मीन्स y को शिफ्ट करना है, क्यों, क्योंकि x यहाँ पर क्या है हमारा रेफरेंस। समझ में आया, समझ में आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और समझ में आया, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को दैट इज़ द वन स्टॉप फॉर, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, है ना। ठीक है, सो दिस इज़ योर क्रॉस कोरिलेशन। अगर आप किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या ईमेल करें वन स्टॉप फॉर @gmail.com, और टेलीग्राम चैनल तो पता ही है आपको, यूट्यूब चैनल भी आपको पता ही है ना। अगर मान लीजिए L अगर 0 होगा, क्या होगा, L अगर 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोरिलेशन, क्रॉस कोरिलेशन, x ऑफ L है गामा ऑफ एक्स वाई ऑफ L क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये सिंपली हो जाएगा n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा सिंपली, है ना, x ऑफ n एंड y ऑफ n मीन्स सिंपली ये x प्रोडक्ट कर देना और उसको समेशन कर देना, ठीक है। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे गामा ऑफ एक्स वाई ऑफ माइनस एल, कोरिलेशन ऑफ माइनस एल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली बताइए क्या होगा,
n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, सिंपल है, और y ऑफ n माइनस एल होगा। यहाँ पर एक आपको यहाँ पर करेक्शन है ना, क्या करेक्शन है, गामा ऑफ वाई एक्स, यहाँ पर क्या गामा ऑफ वाई एक्स मीन्स रेफरेंस क्या हो गया, रेफरेंस इज y, तो y ऑफ n माइनस एल कर दिया और x को कुछ नहीं करेंगे, सेम होगा, ठीक है। तो ये और वो जो है, जो इक्वेशन नंबर 1 है, क्या ये दोनों सेम नहीं है, ऑब्वियस सेम है, क्यों सेम है, यहाँ पर क्या है वाई एक्स एन समेशन ऑफ एक्स एन वाई ऑफ एन माइनस एल है। मान लीजिए आप जो है y ऑफ n माइनस एल है ना, y ऑफ n माइनस एल x ऑफ n है ना, और इस ये जो है इक्वेशन नंबर 1 को, तो y ऑफ क्या है, दोनों तो सेम ही है ना, y ऑफ n माइनस 1 इंटू एक्स ऑफ n, दोनों सेम हो, देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, क्रॉस कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई ऑफ l इज इक्वल टू क्रॉस कोरिलेशन ऑफ वाई एक्स ऑफ माइनस एल, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर्टी हो गया है ना क्रॉस कोरिलेशन का, है ना, समझ में आया। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। ठीक है, और क्या क्या प्रॉपर्टी है ना, और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट कोरिलेशन ऑफ क्रॉस कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई एल ई कैन आल्सो बी रिटन एज एक्स ऑफ एल कॉन्वोल्यूशन वाई ऑफ माइनस एल, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। इसका क्या मतलब है, ये इम्पोर्टेंट है जो आपको यूज करना है ना, अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको आता है, ठीक है। तो क्या है, इन क्रॉस कोरिलेशन we can find this means cross correlation by simply convolution of two sequence को हम लोग सिंपली कन्वोल्यूशन करते हैं, जिसमें एक सीक्वेंस जो है इन विच वन सीक्वेंस हैज बीन को क्या कर देते हैं हम लोग, रिवर्स्ड कर सकते हैं। सिंपली कोरिलेशन को हम लोग क्रॉस कोरिलेशन को हम लोग कन्वोल्यूशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा, सिंपल कंडीशंस, है ना। सो ये समझ में आया ना, किसी कुछ डाउट है बताइए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो हमने लिखा है इससे क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपको नोट में हम लिखवा देते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लीजिए x ऑफ n है और y ऑफ माइनस n है, तो इसका कन्वोल्यूशन क्या होगा, तो उसको देखिए क्या होगा, समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k, है ना, y ऑफ n माइनस k करते थे, अब क्या हो जाएगा k माइनस n हो जाएगा, सिंपल। और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज वाइस वर्सा, मीन्स x का बदला y और y का बदला x भी लिखा जा सकता है कन्वोल्यूशन को, है ना, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, एंड y ऑफ k माइनस n को क्या लिख सकते हैं, y ऑफ माइनस ऑफ n माइनस k, समझ में आए। ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, क्या है, x के इंटू वाई ऑफ माइनस कॉमन ले लिए हैं, माइनस कॉमन में है, y ऑफ माइनस n माइनस k है, ठीक है। और इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड,
क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, अगर आया तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द क्रॉस कोरिलेशन, फाइंड द क्रॉस कोरिलेशन ऑफ टू फाइनाइट लेंथ सिग्नल। क्या क्या है? फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस क्या है? एक्स ऑफ एन आपको दिया हुआ है इस तरह से 1 2 1 1 है ना, एंड y ऑफ n इज गिवन एज 1 1 2 1। अब देखिए ये तो सिंपली क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं हम। देखिए इसमें x ऑफ n जो है, इसमें डेटा में जो है कहीं भी एरो मार्क नहीं है, तो ओरिजिन कहाँ पर होगा? अगर कहीं भी एरो मार्क नहीं है तो ओरिजिन कहाँ से होगा? जो फर्स्ट डाटा होगा वो ओरिजिन होगा, दैट इज हियर इट इज़ 1 एंड हियर इट विल बी 1। सो दिस टू आर विल बी योर जीरो मार्किंग, मीन्स ओरिजिन मार्किंग। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे? एक्स ऑफ एल क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 1 1, वेयर 1 विल बी योर ओरिजिन मार्किंग, है ना, एंड y ऑफ l क्या हो जाएगा? सिंपली 1 1 2 1, और यहाँ पर भी 1 एज ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, नहीं मेंशन होगा तो ये फर्स्ट डाटा जो होगा वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है, y ऑफ l हो गया। अब क्रॉस कोरिलेशन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? y ऑफ माइनस एल। तो y ऑफ माइनस एल मीन्स क्या होगा? जस्ट मिरर इमेज, किसके रिस्पेक्ट में? जो जीरो पे डाटा है उसका मिरर इमेज लेना, मीन्स 1 to 1 को उस साइड अब शिफ्टिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 तब फिर 2 तब फिर 1 एंड 1 आ जाएगा। तो ये 1 क्या है? ये ओरिजिन ही है ना, समझ में आया? तो ये ओरिजिन हम लोग मार्क नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपको? y ऑफ माइनस एल। अब क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है, किसका? एक्स वाई ऑफ एल का। तो ये क्या होता है? सिंपली एक्स एल कोरिलेशन विथ y ऑफ माइनस एल के साथ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? याद है ना, टेबल बना लेते हैं इस तरह से, है ना, और इसमें क्या होता है? ये y ऑफ माइनस एल लिखेंगे इधर, और इधर मान लीजिए x ऑफ l होगा। तो y ऑफ माइनस एल का डाटा क्या है? 1 2 1 एंड 1, और x ऑफ l का डाटा 1 2 1 एंड 1 हो गया ये डाटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया जा सकता है, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट इट बी मल्टीप्लाई। क्या होगा? ये 1 2 1 1, ये 2 4 2 2, ये 1 2 1 1, ये 1 2 1 1 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं आप? लाइनिंग मार्किंग करते हैं, कर दीजिए, है ना। ठीक है, 1 2 2 1 हो गया, है ना। अब इसके लिए क्या होगा? मार्किंग इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से मार्किंग हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको मार्किंग। देयरफॉर गामा ऑफ एक्स वाई ऑफ एल मीन्स क्रॉस कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू क्या होगा बताइए? फर्स्ट में 1 होगा, उसके सम करेंगे 2 + 2 कितना होगा? 4, उसके बाद 4 + 2 6 हो गया, उसके बाद भी 6 है, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। सो दिस इज योर क्रॉस कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। समझ में आया? तो इस तरह से क्रॉस कोरिलेशन निकालना है, पहले एक्स एल निकालना है, और उसके बाद एक्स वाई एल दिया रहेगा तो वाई ऑफ माइनस एल निकालना, और दोनों का क्या निकाल लेना हम लोग को? कन्वोल्यूशन निकालना है। सो दैट विल बी योर आंसर। ओके, सो नाउ क्रॉस कोरिलेशन हो गया। अब सेकेंड टाइप में क्या है? ऑटो कोरिलेशन। क्या? ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन से क्या मतलब समझते हैं? द ऑटो कोरिलेशन ऑफ a sequence is
correlation is a correlation of a sequence with itself, with क्या है itself, मीन्स कोरिलेशन निकालना है विथ itself, तो उसको बोलेंगे ऑटो कोरिलेशन, सिंपल, ठीक है। द ऑटो कोरिलेशन ऑफ अ सीक्वेंस x of n is defined by, डिफाइंड कैसे करेंगे, ऑटो कोरिलेशन ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी x ऑफ n हो जाएगा और x ऑफ n माइनस l हो जाएगा, सिंपल है ना। और दिस कैन ऑल्सो भी रिटन एज, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ n इक्वल टू -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी x ऑफ n प्लस l लिख सकते हैं इंटू x ऑफ n भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अगर मान लीजिए x ऑफ n प्लस, कोरिलेशन का मतलब क्या हो गया, सिंपली जो सेकेंड टर्म होगा, जो रेफरेंस नहीं है या फिर जो भी सेकेंड है, उसको उसमें हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली l का शिफ्टिंग। मान लीजिए आपका x इस तरह से है n प्लस l, तो उसको क्या कर देंगे, शिफ्ट करेंगे -l से। जब इसमें -l लगाइए तो x ऑफ n हो जाएगा, मीन्स दोनों इक्वेशन क्या है, बोथ आर सेम हो गया ऑटो कोरिलेशन के लिए, है ना। इफ़ टाइम शिफ्ट, दैट इज टाइम शिफ्ट क्या है, l को क्या बोलते हैं, टाइम शिफ्ट या फिर लैग बोलते हैं। अगर टाइम शिफ्ट अगर 0 है तो क्या लिख सकते हैं, गामा बोलते हैं। ऑटो कोरिलेशन ऑफ x इक्वल टू समेशन, बताइए जल्दी फटाफट, n इक्वल टू +इन्फिनिटी x स्क्वायर ऑफ n हो जाएगा, सिंपल, समझ में आया। तो ये ऑटो कोरिलेशन हो गया, समझ में आया। अगर किसी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इंस्टेंट मिल जाए, है ना। तो ऑटो कोरिलेशन ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n कन्वोल्यूशन विथ x ऑफ माइनस x ऑफ क्या लिख सकते हैं भाई, x ऑफ n इंटू x ऑफ माइनस n का कन्वोल्यूशन निकाल सकते हैं, सिंपली, है ना। सिंपल ये मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कोरिलेशन। तो कोरिलेशन आपका पार्ट सी में था, तो कोरिलेशन आपका कंप्लीट हुआ इस तरह से, ऑटो कोरिलेशन एंड क्रॉस कोरिलेशन। ऑटो मीन्स सिंपली सेम टू सेम, एंड क्रॉस मतलब क्या होगा, एक्स वाई है तो जो सेकेंड है जिसको रेफरेंस नहीं लिया उसमें एल का लेंथ का शिफ्टिंग होगा, बस। अब ये डी पार्ट चलते हैं। डी पार्ट में क्या है, मीन्स 4 टॉपिक है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। क्या है ये, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हम लोग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जब ये पढ़ें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को, तो आपको टाइम में जो भी पढ़े थे उससे कोरिलेट करना है, टाइम के साथ क्या करना है, कोरिलेट, ये ध्यान में रखना है ना, समझ में। और दोनों जो है फूरियर सीरीज इसके लिए भी और फूरियर ट्रांसफॉर्म दोनों के लिए लगभग सेम ही होता है, ठीक है। वो सिंपली आपको कंफर्टेबल होना है डिस्क्रीट के साथ, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है इम्पोर्टेंट, ये है जैसे e⁻j⍵0n है ना, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये डिस्क्रीट है क्योंकि यहाँ पर n लगा दिए। तो कंटिन्यूस में तो हमको पता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है हमेशा, लेकिन डिस्क्रीट में जब हम लोग पीरियोडिक का बार चैप्टर डिस्कस किए थे टॉपिक डिस्क्रीट में, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो e⁻j⍵0n है, तो ये पीरियोडिक कब होगा, ये पीरियोडिक तब ये होगा, पीरियोडिक इफ एंड ओनली इफ ये जो है मल्टीपल ऑफ पाई होगा, मल्टीपल ऑफ पाई होगा, कौन, इफ एंड ओनली इफ ओमेगा इज द मल्टीपल ऑफ पाई। मीन्स अगर मान लीजिए देयरफॉर
अगर यदि पीरियोडिक हो गया तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये किसका है, डिस्क्रीट टाइम डोमेन सिग्नल का, डीटीएस की बात कर रहे हैं, वो क्या है, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग ने क्या माना है यहाँ पर, ओमेगा नॉट। और यही है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन टाइम डोमेन भी यही माने थे ओमेगा नॉट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी जो है हम लोग डिस्क्रीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो सिर्फ डिस्क्रीट के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2π/N इंटू के मीन्स ओमेगा नॉट क्या हो गया आपका, पाई से पाई का मल्टीपल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू -∞ टू +∞ है, ठीक है। तो तब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। तो फूरियर सीरीज तो पता था, उसमें कैसे करना है नहीं करना है ना, उतना नहीं बताएंगे, तब पर भी हम डिस्कस कर देते हैं ना। फूरियर सीरीज इन कंटिन्यूस डोमेन में क्या क्या था, कंटिन्यूस टाइम डोमेन का भी चर्चा करें ब्लू पेन से। अभी जो है कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग डिस्क्रीट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूस टाइम डोमेन में क्या किए थे, x(t) इक्वल टू क्या था, फूरियर सीरीज जो है x(t) जो एक्सपोनेंशियल जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते थे, a0 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, हाँ, an इंटू कॉस ऑफ n ओमेगा नॉट t प्लस bn साइन n ओमेगा नॉट t मीन्स x(t) को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए थे, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द कोसाइन एंड साइन कंपोनेंट सिंपली। और इसको एक्सपोनेंशियली में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियली पीरियोडिक ये फूरियर सीरीज क्या था, C(n) e⁻j(n ओमेगा नॉट t, वेयर ओमेगा नॉट क्या था, 2π/t था। ये हमारा डिसकंटिन्यूस टाइम के बारे में कर रहा है। और यहाँ से हम लोग को पता चला था पावर इक्वल टू p, पावर इक्वल टू क्या था, 1/t इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड t मॉड ऑफ x(t) का होल स्क्वायर dt, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू समेशन cn स्क्वायर वेयर n इक्वल टू -∞ टू +∞, है ना। तो cn स्क्वायर किए थे, याद है, cn हो गया कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट ऑफ फूरियर सीरीज, है ना। cn का स्क्वायर भी रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन 1 को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते थे इक्वेशन 1 को, पार्सेवल्स रिलेशन फॉर पावर सिग्नल, ये क्या है, पार्सेवल्स समझ में आया। तो पार्सेवल्स थ्योरम्स का पार्सेवल रिलेशन फॉर पावर सिग्नल है, ठीक है। द प्लॉट ऑफ मॉड ऑफ cn स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो कि होगा हमारा n टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, वेयर n क्या है, 0, ±1, ±2 ... है ना। इस ग्राफ को या प्लॉट को cn स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज पावर डेंसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम PDS, और लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, है ना। मीन्स अगर मान लीजिए इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है, NF फ्रीक्वेंसी हो गया और ये हो गया आपको मॉड ऑफ cn का स्क्वायर के रिप्रेजेंटेशन है,
तो हम लोग इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। मतलब क्या हो गया, ये 0 पे हो गया, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, और ये n इक्वल टू 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, है ना। मान लीजिए इसके बाद 0 0 है तो कोई बात ही नहीं, है ना। इधर में मान लीजिए इस तरह से, तो -1 पे ये हो गया, -2 पे मान लीजिए तो ये -2 पे, ये क्या है, cn स्क्वायर का वैल्यू है। cn स्क्वायर का मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है ना, ये 2 है, ये 1 है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पावर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, है ना। और इस सैंपल के बीच का गैपिंग कितना था, इस गैपिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f होगा, f इक्वल टू क्या है 1/t, यहाँ पर गैपिंग फिर से 2f हो जाएगा, मीन्स 2/t, 2/t मीन्स गैपिंग वही होगा लेकिन सेम गैपिंग ऑफ 1 टाइम पीरियड का गैपिंग होता था, ये हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या हो रहा है, ये डिस्क्रीट हो गया, डिस्क्रीट था, है ना। कंटिन्यूस सिग्नल था x ऑफ t क्या था, कंटिन्यूस, तो उसका पावर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या आएगा, डिस्क्रीट आया, है ना। समझ में आया। तो फूरियर सीरीज में क्या हो गया, कंटिन्यूस को डिस्क्रीट में, मीन्स पावर फ्रीक्वेंसी अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो डिस्क्रीट हो रहा है, ठीक है। तो x ऑफ t क्या है हमारा, कंटिन्यूस भी है एंड पीरियोडिक भी था। सो हमारा x ऑफ t क्या था, कंटिन्यूस था, एंड पीरियोडिक था, है ना। और इसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो अभी बनाया था वो क्या था, डिस्क्रीट था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या निकला हमारा, डिस्क्रीट निकला, डिस्क्रीट है ना। और फ्रीक्वेंसी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -∞ टू +∞ वेरी करता था, है ना। तो इस तरह का ये नेचर है। अब मान लीजिए रिवर्स में अगर सोचे, टाइम अगर इन्फिनाइट हो गया टाइम में, तो x ऑफ t जो सिग्नल है, जो कि पीरियोडिक सिग्नल था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ए पीरियोडिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभी ए पीरियोडिक बन जाएगा, ठीक है। और उसका जो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो बना है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ये वाला जो बना है, इसमें क्या था, गैपिंग 1/t था, तो ये 1/t क्या हो जाएगा, 1/∞ इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। इसके लिए बोलना है। तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में अब गैपिंग क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा आपको 0 होने का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस है, दैट विल बी योर कंटिन्यूस हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, मीन्स ए पीरियोडिक कंटिन्यूस सिग्नल है, तो कंटिन्यूस टाइम, ये क्या हो गया, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है और वो एपीरियोडिक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस ही होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, कंटिन्यूस एपीरियोडिक सिग्नल का क्या हो जाएगा, ये सिग्नल इज एपीरियोडिक होगा, कंटिन्यूस होगा एंड आल्सो ए पीरियोडिक होगा। एपीरियोडिक मीन्स पीरियोडिक भी नहीं होगा, है ना ही पीरियोडिक हुआ ना ही कंटिन्यूस होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो कंटिन्यूस के बारे में देख लिए, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, e⁻j⍵0n जो है ये पीरियोडिक अगर है, इफ़ पीरियोडिक वहाँ पर पीरियोडिक होगा ही, इफ़ पीरियोडिक हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ω0 इक्वल टू 2π/n एंड के का वैल्यू क्या, -∞ से +∞ के बीच में वेरी करेगा, है ना। ये सब तो आपको पता ही है ना। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ω0 है ना।
तो फंडामेंटल क्या हो जाएगा, फंडामेंटल सिंपली 2π/n लिख सकते हैं, है ना। वेयर n क्या है, n हो गया आपको फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड था वहाँ पर, यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड हो गया, समझ में आया। एनी पीरियोडिक सिग्नल x of n with period n can be represented by a discrete time Fourier series। तो एनी पीरियोडिक सिग्नल क्या है, एनी पीरियोडिक सिग्नल मान लीजिए x of n है, तो इसको हम लोग विथ पीरियड क्या है, कैपिटल N क्या है, फंडामेंटल पीरियड या फिर पीरियड, है ना। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज से रिप्रेजेंट करेंगे, DTFS, ठीक है। और यदि फ्यूचर में अगर टाइम मिलेगा परमिट जेट ट्रांसफॉर्म करता है, उसमें हम लोग एक है डिस्क्रीट फूरियर सीरीज, टाइम नहीं, सिंपली डिस्क्रीट फूरियर DFS अलग चीज़ हो गया, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज ये अलग चीज़ हो गया, और डिस्क्रीट फूरियर सीरीज वो अलग होगा, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म वो अलग होगा, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म वो अलग है। तो अभी हम लोग डिस्क्रीट टाइम के बारे में डिस्कस करें, DTFS, ठीक है। उसका एग्जिस्ट करेगा विथ फ्रीक्वेंसी एस्पेक्ट, विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू 2πn से ये होगा। एंड इट्स हार्मोनिक क्या होगा, इट्स हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा, हार्मोनिक्स 2π/n इंटू के का जो भी होगा वैल्यू उसके अनुसार हार्मोनिक होगा, फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक। और के क्या है, -∞ से +∞, के क्या है, -∞ टू +∞। और ये जो है मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या होगा, हार्मोनिक्स होंगे, हार्मोनिक्स क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर। लेकिन यूनिक बोला जाए हार्मोनिक्स होगा, लेकिन इंडिपेंडेंट बोला जाए या फिर यूनिक हार्मोनिक्स, इंडिपेंडेंट हार्मोनिक्स जो है वो कितना होगा, वो सिंपली n नंबर्स ही होगा, सिंपली n, इन्फिनाइट नहीं होगा, n ही होगा। इंडिपेंडेंट हार्मोनिक क्या होता है, जो मीन्स जैसे मान लीजिए हमारा तो पता है कि एक्सपोनेंशियल है तो 2π के बाद रिपीट होगा, मीन्स एवरी 2π अगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाता है, सेम सिग्नल रिटर्न हो जाता है। इसलिए हमारा हार्मोनिक जो है सिंपली n सिग्नल ही होगा, जितना उसका फंडामेंटल पीरियड है बस उतना ही हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट, और उसका इंडिपेंडेंट हार्मोनिक कहाँ से कहाँ तक फैला होगा, इंटरवल क्या होगा, इसका इंटरवल होगा सिंपली 2π के रेंज में ही ये हार्मोनिक्स होंगे, इंडिपेंडेंट हार्मोनिक्स, ठीक है। सेपरेशन क्या होगा इस दोनों का, सेपरेटेड बाय जो होगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 2π/n से सेपरेटेड बाय होगा, समझ में आया। तो फूरियर सीरीज, देयरफॉर इम्पोर्टेंट इसमें क्या है फूरियर सीरीज में, तो फूरियर सीरीज इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का क्या होगा, x of n जो सिग्नल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ, ये पीरियोडिक होना चाहिए, पीरियोडिक तो मस्ट कंडीशन है, पीरियोडिक के बिना ये नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। जो भी हमारा ये x of n है वो दैट मस्ट बी पीरियोडिक। तो x of n है पीरियोडिक, तो उसको समेशन करेंगे k इक्वल टू 0 से n-1 तक, है ना। और यहाँ पर c of k इंटू e⁻j k इंटू 2π/N इंटू n से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 1 2 ... n-1 तक ही जाएगा, समझे, क्योंकि ये पीरियोडिक्स है, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा फूरियर सीरीज ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का। और c ऑफ k कहाँ क्या है, वेयर c ऑफ k क्या है 1/n, सिंपली आप टाइम डोमेन कंटिन्यूस से भी कंपेयर करोगे तो सेम आएगा इक्वेशन, बस इंटीग्रेशन का फर्क रहेगा, है ना, और थोड़ा बहुत अंतर हो भी सकता है। e⁻j इंटू 2π/N इंटू n इंटू k,
वेयर के इस केस में क्या हो जाएगा 0, 1, 2 डॉट कहाँ तक जाएगा n-1 तक ही जाएगा, ठीक है। सी के क्या हो गया आपको, सी के एक कॉम्प्लेक्स है, सी के क्या है आपका कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग मॉड ऑफ सी के और इसका कुछ एक्सपोनेंशियल पे पावर भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी ऑफ के पावर, और मॉड ऑफ सी के एंगल ऑफ सी के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, है ना। तो ये आपका फूरियर सीरीज का फंडामेंटल हो गया, ठीक है। अब फूरियर सीरीज स्पेक्ट्रम क्या होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम DFS। ये क्या होगा, द वैल्यू ऑफ सी के, जो सी के है, सी के का वैल्यू कहाँ से कहाँ 0 to n-1 है ना। सी के वर्सेस फ्रीक्वेंसी आप ड्रॉ कर दो, सी के वर्सेस डब्ल्यू के का वैल्यू प्लॉट कर दो, 2π/n इंटू के होता है ना। तो मीन्स के का वर्सेस अगर प्लॉट करोगे सी के का मॉड का पावर को, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये डिस्क्रीट फूरियर सीरीज हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बोलेंगे उसको, ठीक है, समझ में आया। और ये जो सी के बनेगा इसका पीरियोडिक विथ पीरियड क्या हो जाएगा, ये 2π से पीरियोडिक होगा, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज़ योर सिंपल फूरियर सीरीज। सिंपली आपको फॉर्मूला इस पे ध्यान रखना है ना। इसका डेरिवेशन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेशन हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके आप उससे पढ़ सकते हो, है ना, सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए क्या है, फाइंड DTFS फॉर x ऑफ n इक्वल टू कॉस ऑफ π/3 इंटू n, है ना। इसका क्या है, DTFS मीन्स डिस्क्रीट टाइम। याद रखना ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज है, डिस्क्रीट फूरियर सीरीज वो अलग चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या है, फंडामेंटल पीरियड, लेकिन कौन सा पीरियड, फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या है फॉर्मूला 2π/ω0 इंटू m या k जो भी बोलो, 2π/3 इंटू m इक्वल टू क्या होगा 6 फॉर m इक्वल टू 1। ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। m क्या है, m इज़ द लिस्ट इंटीजर फॉर विच n इज अ इंटीजर, सिंपल है ना, लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। नाउ देयरफॉर x ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n को क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान में रखना, x ऑफ n क्या है, पीरियोडिक सिग्नल है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x ऑफ n को कॉस में है ना, कॉस ऑफ π/3 इंटू n। जब भी कॉस में है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू, याद है, हाफ ऑफ x ऑफ n प्लस x ऑफ -n डिवाइडेड बाय 2, जो कि लिखा हुआ है ना। एक्सपोनेंशियल के टर्म में होता है ना भाई, हाफ ऑफ e⁻j ω0n, यस ये वाला ठीक है, e⁻j ω0n, ये कॉस का हो गया फंक्शन। अगर साइन का होगा तो सिंपली यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसको आप क्लियरली लिख सकते हैं, है ना। तो x ऑफ n कैन बी रिटेन एज हाफ ऑफ e⁻j π/3 इंटू n प्लस हाफ ऑफ e⁻j π/3 इंटू n, है ना। सो x ऑफ n कैन ऑल्सो बी रिटेन एज समेशन ओवर के c ऑफ k e⁻j 2π/n इंटू k। याद है, ये होगी आपको फूरियर सीरीज यही है ना, फूरियर डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। अब इस दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग करोगे तो k का वैल्यू क्या आएगा, 1, -1 एंड c ऑफ k का वैल्यू क्या आएगा, वो हाफ आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर द
ये क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ DTFS, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज का प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है टेबल 1.4 में। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज का प्रॉपर्टी जो कि 1.4 में। सो नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, जो कि लगभग सेम होगा, किसकी तरह होगा बताइए, जो कि हम लोग कंटिन्यूस टाइम डोमेन में जो भी डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं ना फटाफट। सो लीनियरिटी ये फॉलो करेगा, है ना। एक्स ऑफ एन क्या है, पीरियडिक है विथ पीरियड एन है। वाई ऑफ एन क्या है, विथ पीरियड वाई, दो सिग्नल हो गया यहाँ पर, सी के एंड डी के एज्यूम कर लिया है, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या है, 2π/n। लीनियरिटी फॉलो करता है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया, टाइम रिवर्सल होगा। एक्स ऑफ माइनस एन होगा तो सी ऑफ माइनस के होगा, सेम है जो उसी में है, जो भी आप उसमें पढ़े हो उसी को इसमें देख लेना। और ये पार्सेवल्स थ्योरम्स क्या है, 1/n पार्सेवल थ्योरम्स देख लीजिएगा, है ना। तो समेशन मीन्स वहाँ पर इंटीग्रेशन था, यहाँ पर समेशन होगा। समेशन अगर कर रहे हैं पावर के लिए है ना, तो पावर तो वो सी के पावर स्क्वायर होता है। और इसको अगर ग्राफिकली अगर हम लोग प्लॉट कर देते हैं सी के वर्सेस एन का, तो उसको बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन। समझ में, कन्वोल्यूशन होगा तो क्या होगा, है ना, मल्टीप्लाई होगा विथ पीरियड एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, पीरियड से, जो भी पीरियड होगा, ठीक है। तो ये सब हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज है DTFS, जो कि हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना हाई लेवल का सिग्नल नहीं पूछा जाता है। ये आप अगर DSP पढ़ रहे हैं तो उसमें आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम, क्योंकि उसमें सिंपली ये डिजिटल का ही, डिस्क्रीट का ही देखना है। समझ में आया। तो सो ये क्या हो गया, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज। नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, दैट इज डिस्क्रीट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द डिस्क्रीट टाइम। ये ध्यान में रखना है, ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। देखिए सिग्नल में हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, DTFT, ये क्या हो गया, DTFT, ये सब हम बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप DSP में पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, तो उतना ये गेट सब में तो साफ नहीं ज़रूरत है इसका, है ना, थोड़ा बहुत होगा तो देख सकते हैं। तो DTFT है ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फूरियर DFT वो अलग चीज़ होता है, उसको हम लोग को नहीं देखना, वो आप DFT में DSP में पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक सीक्वेंस है, एक जो है पीरियोडिक सीक्वेंस है जिसको हम लोग x ऑफ n बोलते हैं, पीरियोडिक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, x ऑफ n, और इसका पीरियड क्या है, n इक्वल टू पीरियड, जो कि ऊपर में हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। अगर इफ़ कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये सिग्नल क्या हो जाएगा, ए पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, ए पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, समझ में आया, ए पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा x ऑफ n जो सिग्नल दिया हुआ है, x ऑफ n जो सीक्वेंस दिया है, उसका हम लोग DTFT को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट इट, DTFT को हम लोग क्या कर देंगे, x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा से रिप्रेजेंट, जैसे लेप्लास के x ऑफ s करते हैं, वैसे ही x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा। ये होता क्या है, द फूरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन भी कर सकते हैं सिंपली फॉर्मूला से, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n, है ना, वेयर x ऑफ n इक्वल टू क्या है, 1/2 पाई, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस पाई से प्लस पाई तक, x ऑफ e टू दी पावर j ओमेगा कर देंगे, है ना, इंटू e टू दी पावर j ओमेगा n इंटू डी ओमेगा। सो दिस विल बी योर फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये हो गया इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि बैक टू द आवर रिलेशनशिप निकल जाएगा। तो और इस पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं DTFT पेयर। पेयर है ऑब्वियस, इन्वर्स है ना,
और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, एक्स ऑफ जे ओमेगा मीन्स एक्स ऑफ एन है, तो इसको अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा हो जाएगा, इन्वर्स करेंगे तो एक्स ऑफ एन हो जाएगा। समझ में आए? सो दिस इज योर DTFT। इतना डिटेल नहीं करेंगे, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ द DTFT क्या है ये, एग्जिस्टेंस ऑफ DTFT का एग्जिस्टेंस। सो DTFT डज नॉट एग्जिस्ट, DTFT does not exist for every aperiodic sequence। aperiodic sequence के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। अ सफिशिएंट कंडीशन, जो कि हम लोग टाइम कंटिन्यूस टाइम में भी डिस्कस किए थे, है ना, सेम है बोले तो फॉर एग्जिस्टेंस। इसलिए नॉर्मली हम लोग इसके बारे में डिस्क्रीट का जो है ना टर्म वो डिस्कस ही नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि ये सेम है आपका फॉर एन aperiodic sequence x of n इज क्या है, सफिशिएंट कंडीशंस क्या है, कंडीशन यही है कि इंटीग्रेशन था उस वहाँ पर, याद है ना, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, बस यही कंडीशन। दैट इज एक्स ऑफ एन इज एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, समेबल होना चाहिए। अगर समेबल है देन ओनली DTFT उसका एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया DTFT के बारे में, ये हो गया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी है इसके जो कि ये टेबल नंबर 1.5 में है, उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट, है ना। क्या क्या प्रॉपर्टी डिस्कस कर ही लेते हैं ना। प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए सीक्वेंस है और इसका DTFT, इन्वर्स भी वही होगा, ठीक है। एक्स ऑफ एन है, x1 है, x2 है, इस सब का हो गया। लीनियरिटी सेम है, लीनियरिटी सिंपली लीनियरिटी है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होता है। n माइनस के है तो उसको e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा के इंटू एक्स ऑफ, मीन्स जो भी k है तो उसको e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा से शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। माइनस n है तो e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा से रिपर, e टू दी पावर जे ओमेगा होता है ना फूरियर ट्रांसफॉर्म, उसको माइनस से रिप्रेजेंट कर देना। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, कोरिलेशन का भी दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। कोरिलेशन है तो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मॉड्यूलेशन हो गया, मॉड्यूलेशन कोसाइन से मल्टीप्लाई किया है। थ्योरी सिमेट्री हो गया, ये सब इजी है, ठीक है। और क्या है, पार्सेवल्स थ्योरम जो है, पार्सेवल्स थ्योरम, पार्सेवल्स थ्योरम जो है वो क्या है, समेशन जो है, समेशन एक्स ऑफ एन का स्क्वायर इक्वल टू ये 1/2 पाई 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई, सेम है। टाइम कंटिन्यूस का देखिएगा और यहाँ पर लगभग सेम ही है, समझे। सिंपली n कर दीजिएगा, वहाँ t कर देगा, ठीक है। सो ये हमारा था डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज के बारे में, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड DTFT किसका है, नंबर 1 A डेल ऑफ n, B UN, है ना। C किसका है, जैसे हम लोग टाइम में किए थे, सेम कंटिन्यूस में किए थे, वैसे ही इसमें भी करेंगे, ठीक है। इसका निकालिए, ठीक है। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला करेंगे, है ना। तो A क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा इक्वल टू, जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिए, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा n, तो यहाँ पुट कर दीजिए, है ना। तो समेशन डेल ऑफ n हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा n, और ये क्या होता है, ये तो सिंपली 1 होता है, ठीक है। b के लिए एक्स ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा क्या हो जाएगा, सिंपली समेशन un इंटू ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा n, और ये समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना।
लेकिन क्योंकि ये यू एन है तो इसका समेशन क्या होगा, एन है तो एन इक्वल टू 0 से प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट कीजिए तो 1 होगा, 1 पुट करेंगे तो ई टू द पावर जे ओमेगा, 2 पुट करेंगे तो ई टू द पावर माइनस 2 जे ओमेगा प्लस डॉट 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 होगा, कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी सीरीज हो गया। तो फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। सो दिस विल बी योर यू ऑफ एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। सी में क्या है, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा ऑफ समेशन कर दीजिए, है ना, एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू एन क्या है, ए टू द पावर एन इंटू यू एन, क्योंकि यू एन है तो इसको फिर से हम लोग एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ 0 से इन्फिनिटी लिखेंगे ए एन, और यू एन का तो कोई बात ही नहीं होगा, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू, एन इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो 1, 2 पुट कीजिए 1 पुट करेंगे, हाँ समेशन इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन इंटू ई टू माइनस जे ओमेगा एन, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ई टू माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 जे ओमेगा होगा प्लस डॉट 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 डॉट, तो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो कॉमन रेशियो 1/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है, ए इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। सो ये हो गया डी टी एफ टी ऑफ ए टू द पावर एन इंटू यू एन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के, है ना। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ट्रांसफ़र फंक्शन निकालेंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन अगर मान लीजिए फूरियर है तो उसमें कैसे लिखेंगे, एच ऑफ ई टू द पावर जी ओमेगा, ये इससे पता चल जाएगा कि ये डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म डी टी एफ टी है किसका, एक्स ऑफ एन का, और इसका क्या होगा, वाई ऑफ आउटपुट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट बाय फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। समझ में आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। मान लीजिए वाई ऑफ एन माइनस 5 वाई ऑफ एन माइनस 1 इक्वल टू 4 एक्स ऑफ एन माइनस 1 प्लस एक्स ऑफ एन है ना। तो डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या है, अप्लाई डी टी एफ टी एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो वाई ऑफ एन क्या हो जाएगा, वाई ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा हो जाएगा, है ना, -5 -1 है तो ये क्या हो जाएगा, ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी है सिंपल, और वाई ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा ही रहेगा, है ना, इक्वल टू 4 को छोड़िए, पहले एक्स ऑफ एन का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा हो जाएगा सिंपल, प्लस 4 है तो 4, अब यहाँ -1 है तो इसको भी ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा हो जाएगा, और ये एक्स ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा हो जाएगा, सिंपल फूरियर सीरीज हो गया, ठीक है। और यहाँ से सॉल्व कीजिए, दोनों को एक जगह लाइए और ट्रांसफर फंक्शन निकालिए। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द फेज रेस्पॉन्स एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड फेज रेस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन का निकालना है, ठीक है। तो एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा क्या हो जाएगा, वाई ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ ई टू डी पावर जे ओमेगा। सिंपली डिवीजन कीजिए, क्या हो जाएगा ये 1 + 4 ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइडेड बाय 1 - 5 ई टू डी पावर माइनस जे ओमेगा। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 + cos ओमेगा -4j sin ओमेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 1 - 5 cos ओमेगा।
वन क्या है, 1 प्लस 1 माइनस 5 कॉस ओमेगा प्लस जे 5 इंटू साइन ओमेगा, यहाँ पर भी 4 होगा ना। कैसे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ई टू दी पावर जे थीटा कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये यूलर्स फॉर्मूला होता है ना। सिंपली कॉस 4 है 4 कॉस ऑफ थीटा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा देखिए क्या है माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा प्लस में ही होगा, और लेकिन साइन के आगे माइनस है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये सिंपली रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसका मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या होगा। मैग्नीट्यूड मीन्स मोड का वैल्यू, मोड का वैल्यू है ना, मोड का वैल्यू क्या होगा, एच ऑफ ई टू दी पावर जे ओमेगा का मॉड ले लेंगे, तो ये क्या होगा सिंपली रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, सो दिस विल बी 8 ऑफ कॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, सेम हो जाएगा यहाँ भी है ना। ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ कुछ एरर भी है तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको मेनली फोकस करना है इसमें कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे किया जाए, और जहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। तो अब देखिए ये एंगल ले रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा इसका, मान लीजिए एंगल कैसे होता है, मान लीजिए आप अगर आपको कुछ डाउट है कॉम्प्लेक्स में तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो लेक्चर या प्लेलिस्ट है उसको अभी आप फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए ए प्लस जे बी है, इसका एंगल कितना होगा, एंगल इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ जो इमेजनरी पार्ट है बी डिवाइडेड बाय जो रियल पार्ट है ए, सिंपल है ना। तो यहाँ पर भी वही होगा, तो यहाँ पर क्या है ऊपर में ये वाला पोर्शन है, तो क्या हो जाएगा -4 साइन ऑफ ओमेगा इमेजनरी पोर्शन डिवाइडेड बाय रियल, रियल क्या 1 + 4 ऑफ कॉस ओमेगा, ये हो गया। अब अगर नीचे में डिवाइड है तो उसको क्या कर देते हैं माइनस से रिप्रेजेंट, अब नीचे है इसलिए माइनस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ, यहाँ पर रियल पार्ट क्या है ये, तो 1 - 5 ऑफ इमेजनरी, सॉरी पहले ऊपर में क्या होता है इमेजनरी, तो 5 ऑफ साइन ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट 1 - 5 ऑफ कॉस ओमेगा, सो दिस विल बी योर एंगल। मैग्नीट्यूड हो गया ट्रांसफर फंक्शन का, ये एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर DT/FT ऑफ अ सिग्नल। सो तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग देख लिए हैं ना, तो ये हो गया आपको DT/FT का प्रॉपर्टी भी हम लोग देख चुके हैं है ना। सो what we discussed in this lecture we will summarize, okay, signal and system lecture number 13, in this we discuss about the classification है ना। इसमें जितना भी है सब टाइम कंटिन्यूस टाइम से आप रिलेट करो, और उसमें जो भी डिफरेंस इस सिग्नल में एक्स्ट्रा पड़ा है उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हो, ऐड ऑन दैट वन, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स सिस्टम्स, इंटरकनेक्शन पढ़े, पैरेलल एंड द कैस्केड, कोरिलेशन पढ़े दो टाइप का, ऑटो कोरिलेशन एंड द क्रॉस कोरिलेशन, इट इज अ सिंपली अ कन्वोल्यूशन ऑफ द रिवर्सल ऑफ द सेकेंड सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस पढ़े, स्पेक्ट्रम पढ़े, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम क्या होता है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम क्या होता है ना। डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज पढ़े, ये क्या है डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, ये क्या पढ़े हैं हम लोग, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज, और एक होता है डिस्क्रीट फूरियर सीरीज जो कि दूसरा है, ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या किया, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज डिस्कस किए हैं है ना। इसको होगा तो लास्ट में अगर टाइम परमिट करेगा तो उसमें कर देंगे। उसी तरह से हम लोग क्या किया, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म डिस्कस नहीं किए हैं, और ना ही अभी करेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट है DSP के लिए, ठीक है। गेट के लिए तो हर साफ नहीं, गेट में बेसिक लेक्चर्स आते हैं, ये सब लेक्चर्स का कोई नहीं। डिजिटल में सिंपली आपको इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है वो देखना है, और जेट ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका प्रॉपर्टी एनालिसिस के। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस lecture, and thank you.